घोटाले का सबसे काला सच आज सामने आने वाला है। आपको बता दें, हमारे पास यानी कि आज तक के पास मौजूद है ये कागज, ये दस्तावेज जो कोयले की सबसे झूठी कहानी का खुलासा कर देंगे। कोयला खदान से निकल रही है कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसे किस्से जो सबको हिलाकर रख देंगे और आज तक पर आज का ये खुलासा सरकार पर भी कई बड़े संगीन सवाल खड़े करने वाला है, सरकार के कई झूठ फाश करने वाला है। आज तक के हाथ लगे हैं ऐसे दस्तावेज से बताते हैं कि कोयला खदान के आवंटन में कैसे बड़ी धांधली हुई और वो भी सब कुछ सरकार के जानते हुए, मंत्री के जानते हुए। सीबीआई की एफआईआर आज तक के हाथ लगी है। इस एफआईआर के मुताबिक कोल ब्लॉक के आवंटन में डाडा और उनकी कंपनियों ने झूठे और फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया। जी हां, ये है वो एफआईआर की कॉपी, सीबीआई की एफआईआर की कॉपी, जिसमें लिखा है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि कैसे न सिर्फ सरकार झूठ बोल रही थी, मंत्री झूठ बोल रही थी, बल्कि सरकार को फायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश भी की गई, जिस पर से सरकार अभी तक हाथ झाड़ती आई है, मुंह मोड़ती आई है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि तत्कालीन कोयला राज्य मंत्री संतोष बागरोड़िया को इस सब के बारे में पता था, फिर भी उन्होंने कोयला खदान का आवंटन होने दिया। कोयले के इस काले कारनामे में मनोज जायसवाल की कंपनी के भी शामिल होने का खुलासा हुआ है। जिस कोयले ने पूरे देश में आग लगा दी, जिस कोयले ने पूरा मानसून सब जला दिया, जिस कोयले ने प्रधानमंत्री की छवि पर कालिख पोत दी, उसी कोयले की ये सबसे काली खबर है। कोयला घोटाले की सबसे बड़ी खबर, एक ऐसी खबर जिसे खुद सरकार नहीं झुठला सकती, क्योंकि ये जांच रिपोर्ट कैग की नहीं है, बल्कि ये खुद सरकार की अपनी एजेंसी सीबीआई की एफआईआर है। तो देखिए कोयला घोटाले पर अब तक की सबसे बड़ी खबर। 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले की आंच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कुर्सी तक ने महसूस की। पर सरकार कोयले से निकली आग तो अब तक यही कहते हुए पानी डालती रही कि कैग की रिपोर्ट गलत और अधूरी है। कोल ब्लॉक आवंटित करने में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोई भाई भतीजावाद नहीं। लेकिन आज तक आपको बताएगा कि सरकार काले कोयले के लिए कैसे अब तक सफेद झूठ बोलती रही है। जी हाँ, ये दस्तावेज आपको वो सच्चाई बताएंगे जिसके बाद कोई सवाल, कोई शक, किसी जिरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोयले का सारा काला सच आपके सामने होगा। तो बस देखते जाइए कि किन किन लोगों ने काले कोयले से अपने हाथ काले किए। आशीष महर्षि, दिल्ली, आज तक। आज तक के हाथ है उस एफआईआर की एक कॉपी, एफआईआर उस घोटाले की जो देश के इतिहास का सबसे काला, सबसे महंगा घोटाला माना जा रहा है। कि घोटाला कोयला खदान आवंटन का है। 1,86,000 करोड़ के इस घोटाले में आज तक ने सीबीआई की एफआईआर की कॉपी जुटाई है, जिसके मुताबिक ये साफ आ जाता है कि कैसे सरकार ने सब कुछ जानते हुए, देखते हुए भी आंखों पर पट्टी बांधे रखी और नियमों की अनदेखी करके कांग्रेस की नेताओं की कंपनियों को कोल ब्लॉक्स आवंटित कर दिए गए।
ये एफआईआर की कॉपी बताती है कि कांग्रेस के नेता डड्डा झूठ बोल रहे थे। कोयला राज्य मंत्री को सब कुछ मालूम था कि क्या चल रहा था उनके मंत्रालय में, कोल ब्लॉक्स किसको दिए जा रहे थे, आवंटन किसके नाम पर हो रहे थे और कैसे कांग्रेसी नेताओं को फायदा पहुंचाया जा रहा था। कैग की रिपोर्ट को सरकार खारिज करती है, लेकिन सीबीआई की एफआईआर अब वही बातें करती है जो कैग की रिपोर्ट में भी निकलकर सामने आई थी कि कोयला खदानों का आवंटन जिस तरीके से किया गया उससे न सिर्फ सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा बल्कि कुछ खास लोगों और नेताओं को जबरदस्त फायदा भी हुआ। विजय दर्डा राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद। राजेंद्र दर्डा महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री। देवेंद्र दर्डा विजय दर्डा की बेटी। इधर मानसून सत्र कोयले में चल रहा था और उधर ठीक उसी दौरान 3 सितंबर को अचानक खबर आती है कि कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर सीबीआई एक साथ कई जगह छापे मार रही है। सीबीआई के ये छापे राज्यसभा में कांग्रेस सांसद विजय दर्डा और उनके परिवार के अलावा नागपुर के जायसवाल परिवार की कंपनियों पर भी मारे जा रहे थे। ये खबर तो आप सबको पता है। अब सुनिए इस खबर के पीछे की असली खबर। आप जानते हैं सीबीआई ने दर्डा परिवार की कंपनियों पर क्यों छापे मारे? तो सुनिए। दरअसल तत्कालीन कोयला मंत्री संतोष बागरोडिया ने तमाम नियम कानून ताक पर रखकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दर्डा परिवार पर खास मेहरबानी की। ये इल्जाम हम नहीं लगा रहे हैं, ना ही ये कैग रिपोर्ट में है, बल्कि ये बातें सीबीआई की उस एफआईआर में दर्ज है जिनकी बिना पर सीबीआई ने दर्डा परिवार की कंपनियों पर छापे मारे। जी हां, आज तक वो परतें खोलेगा जिससे साफ हो जाएगा कि तत्कालीन कोयला राज्य मंत्री जी की मेहरबानी से दर्डा परिवार को कैसे फायदा पहुंचाया गया और कैसे तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। आज तक के हाथ में मौजूद है वो कागजात जो बताते हैं कि पूर्व कोयला मंत्री संतोष बागरोडिया ने जानबूझकर नियमों की अनदेखी की, जिससे करोड़ों अरबों रुपए के कोयले की बंदरबांट हुई। दर्डा की कंपनी ने कोयला राज्य मंत्री यानी संतोष बागरोडिया के कमरे में बैठकर बताया कि उनको पहले से ही 5 कोल ब्लॉक आवंटित हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके एक और कोल ब्लॉक उनकी झोली में डाल दिया गया। नियम के मुताबिक कोल ब्लॉक हासिल करने से पहले हर कंपनी को बताना जरूरी होता है कि उसे पहले से कोई कोल ब्लॉक आवंटित किया है या नहीं। मगर एफआईआर के हिसाब से दर्डा परिवार के पास पहले से 5 कोल ब्लॉक थे। इसके बावजूद जब उन्होंने छठे कोल ब्लॉक के लिए आवंटन किया तो उस आवेदन पत्र में इसका कोई जिक्र नहीं है, जबकि मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी थी। सीबीआई के एफआईआर के मुताबिक 18 सितंबर को कोयला राज्य मंत्री संतोष बागरोडिया के साथ हुई बैठक में कंपनी ने माना कि उनके पास पहले से ही 5 कोल ब्लॉक हैं, लेकिन आवेदन पत्र में इसका जिक्र नहीं था। अब सवाल यह उठता है कि मंत्री जी की जानकारी होने के बावजूद कंपनी को कोल ब्लॉक कैसे आवंटित कर दिया गया? आवेदन पत्र में सच छुपाने के बावजूद वो सच मंत्री जी को पता था। फिर भी गलत जानकारी देने के बावजूद मंत्री जी ने आवेदन पत्र रद्द करने के बजाय दर्डा परिवार को छठा कोल ब्लॉक आवंटित कर दिया। दर्डा परिवार ने 5 कोल ब्लॉक की बात छुपाई, आवेदन पत्र में नहीं दी 5 कोल ब्लॉक की जानकारी, मगर कोयला राज्य मंत्री को पता था सच। फिर भी दर्डा परिवार को दे दिया छठा कोल ब्लॉक। एफआईआर में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 18 सितंबर 2008 को तत्कालीन कोयला राज्य मंत्री संतोष बागरोडिया के साथ हुई बैठक में एएमआर आयरन एंड स्टील कंपनी ने यह जानबूझकर झूठ बोला कि इस कंपनी का जायसवाल समूह से कोई लेना देना नहीं है।
सीबीआई की प्राथमिक जांच में पता चला है कि एएमआर आयरन एंड स्टील कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कोयला मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत उस जानकारी को छिपाने की कोशिश करी जिसके अंदर साफ लिखा था कि एएमआर आयरन एंड स्टील कंपनी को 5 कोल ब्लॉक पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। आवेदन पत्र में कंपनी ने न केवल सच को छुपाया बल्कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ भी की। एफआईआर के मुताबिक कोल ब्लॉक आवंटित करने में तरडा परिवार की कंपनी की मदद कुछ सरकारी अफसरों ने भी की। एएमआर आयरन एंड स्टील कंपनी का यह दावा फर्जी था कि वो एक जाने माने बिजनेस समूह के लिए काम कर रहा है, जबकि सच्चाई ये नहीं थी। कंपनी ने झूठ सिर्फ अपनी कंपनी का मूल्यांकन बढ़ाने के लिए बोला था ताकि उसे कोल ब्लॉक हासिल करने में दिक्कत न आए। दिल्ली से आशीष महर्षि के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए हम आपको सीधे न्यूज रूम लिए चलते हैं जहां पर हमारे संवाददाता आशीष महर्षि मौजूद हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट का खुलासा किया है और वो तमाम चीजें सामने लेकर वो आए हैं जिससे सरकार अब तक मुंह मोड़ रही थी। आशीष, कैग की रिपोर्ट को सरकार खारिज कर सकती है लेकिन सीबीआई की एफआईआर, अब इससे सरकार कैसे पल्ला झाड़ेगी? क्या कह सकती है वो इस पे? देखिए ऋतुल, करीब करीब नामुमकिन है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार की अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। ये कागज किसी और का नहीं है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का है। और ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहीं और नहीं, कोर्ट में ये जो है ये जमा करी है एफआईआर की कॉपी। मैं इसमें आपको ऋतुल बताना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को कि 18/9/2008 को एमओएस कोल, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कोल थे, उनके कमरे में बैठक होती है। उनको बताया जाता है कि गलत किया, हम लोग गलत कर रहे हैं, हमने आवेदन पत्र के अंदर नहीं बताया कि हमारे पास पहले से 5 कोल ब्लॉक हैं। उसके बावजूद 6ठा कोल ब्लॉक दे दिया जाता है। तो निश्चित तौर पे एमओएस कोल जो उस समय रहे हैं, संतोष बागरोडिया, वो उसके लिए निश्चित तौर पे जिम्मेदार हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है उसमें ऋतुल वो ये है कि संतोष बागरोडिया किसके अंडर काम कर रहे थे? उस वक्त कैबिनेट मंत्री, जो अगर देखा जाए वो सीधा प्रधानमंत्री थे, कोयला पोर्टफोलियो जो है वो उनके पास था। तो निश्चित तौर पे अब सरकार के पास, जो सरकार कह रही थी कि हम सीएजी की रिपोर्ट को नहीं मानते, कोई लॉस नहीं हुआ है, चिदम्बरम कहते हैं 0 लॉस है, श्री प्रकाश जायसवाल कहते हैं कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये सब अब सीबीआई एफआईआर को झुटलाना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, इसको झुटला नहीं सकते, इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती सरकार। और आज तक के हाथ वो जानकारी लगी है जो बताती है कि कैसे विजय डाटा और उसके पार्टनर मनोज जायसवाल के परिवार कोल ब्लॉक लेने के लिए गलत दस्तावेज देते रहे। सीबीआई की एफआईआर बताती है कि कैसे कोयला खदान के लिए फर्जीवाड़े की एक पूरी प्लानिंग की गई थी। कोल ब्लॉक हड़पने के लिए बोला झूठ, कोल ब्लॉक हड़पने के लिए बनाया फर्जी दस्तावेज, कोल ब्लॉक के लिए किया कंपनी का गलत मूल्यांकन, तरडा जायसवाल का झूठ पर झूठ। एफआईआर के मुताबिक विजय दर्डा और मनोज जायसवाल ने झूठ का सहारा लेकर कोयला का पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया। कोल ब्लॉक पाने के लिए इन्होंने न सिर्फ आवेदन पत्र झूठा जमा किया बल्कि फर्जी कागजात बनवाए और यहां तक कि अपनी कंपनी का मूल्यांकन भी गलत किया। आज तक के पास मौजूद सीबीआई की एफआईआर में विजय दर्डा की एक और कंपनी जेस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड की कारगुजारियों का भी जिक्र है। एफआईआर के मुताबिक जेस इंफ्रास्ट्रक्चर ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करी और साथ में झूठी जानकारी देकर कोल ब्लॉक हासिल किया। कोल ब्लॉक पाने के लिए अहम शर्तों में से एक शर्त थी कि कंपनी का मूल्यांकन कितना होगा। आज तक के हाथ में जानकारी है कि कंपनी ने फर्जी तरीके से अपना मूल्यांकन 1000 करोड़ से ऊपर का दिखाया। दर्डा ने अपनी दूसरी कंपनी जेस इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सच छुपाया। इस कंपनी के नाम पर भी लिए थे 7 कोल ब्लॉक। 1999 से 2005 के बीच मिले थे कोल ब्लॉक। कोयला मंत्रालय ने नहीं की आवेदन पत्र की सही जांच। अपने आवेदन पत्र में जेस इंफ्रास्ट्रक्चर ने जानकारी भी छुपाई कि 1999 से 2005 के बीच उसे 7 कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे। जांच में यह भी पता चला है कि कोयला मंत्रालय के अधिकारियों ने एक सोची समझी साजिश के तहत जेस के आवेदन पत्र में दी गई गलत जानकारियों की जांच पड़ताल ही नहीं की। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जेस इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा पहुंचाया जा सके। जो चोरी करता है वो आरोपित माना जाए या
उसके साथ साथ जो चोरी करवाने में जिसकी भागीदारी है, क्या उसके खिलाफ आरोप नहीं बनता है? देश के प्रधानमंत्री ने ये यदि गलत आवंटन किया है तो जो लोग आरोपी हैं वो उनके सांसद हैं, उनके मंत्री हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री भी इस आरोप के साझीदार हैं कि उन्होंने स्वयं अपने हस्ताक्षर से इन अवैध कोल खदानों का आवंटन किया है। एफआईआर के मुताबिक वेनी आयरन एंड स्टील लिमिटेड के मालिकों और निर्देशकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। वेनी आयरन ने भी कोल ब्लॉक हासिल करने के लिए अपना गलत मूल्यांकन दिखाया। एफआईआर के मुताबिक कंपनी का मालिकाना हक ठीक उसी वक्त बदल गया था जब झारखंड के मुख्य सचिव ने इस कंपनी को कोल ब्लॉक देने के लिए हामी भरी थी। सीबीआई ने एक और एफआईआर नवभारत पावर लिमिटेड के खिलाफ भी दर्ज की थी। नवभारत ने भी सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर कंपनी के मूल्यांकन की गलत जानकारी दी थी। एफआईआर के मुताबिक नवभारत पावर प्राइवेट लिमिटेड के मालिकों ने कोल ब्लॉक आवंटन होने के बाद करीब 200 करोड़ रुपए के मुनाफे पर पूरी की पूरी कंपनी को एक दूसरी नामी गिरामी बिजनेस समूह को बेच दिया था। वैसे सूत्रों के मुताबिक सीबीआई जल्द ही कुछ और कंपनियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने जा रही है। अमिताभ सिन्हा और आशीष महर्षि के साथ आज तक ब्यूरो। कई दिनों से हमारे संवाददाता आशीष महर्षि इस पूरे घोटाले, इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटे हुए थे और अब वो निकाल कर लाए हैं सीबीआई की एफआईआर की वो रिपोर्ट जो सरकार के झूठ की भी धज्जियां उड़ा रही है। आशीष, हमने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से कंपनियों का मूल्यांकन बदलता जा रहा था और उन कंपनियों के मूल्यांकन को छुपाया गया और फिर भी कभी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये बात पचती नहीं है। बड़ी अजीब सी बात लगती है रितुल, क्योंकि किसी कंपनी का अगर आप देखें, जैसे हमने पहले बताया था, ये सीबीआई की जो सर्चिस थी उससे पहले जेएलडी यवतमाल अचानक 2006 में रजिस्टर होती है और 2007-8 के अंदर उसको जो है कोल ब्लॉक आवंटित कर दिया जाता है। वैसे ही अगर आप जैस इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, कुछ दिन पहले रजिस्टर होती है, उसके बाद उसका वैल्यूएशन 1000 करोड़ से ऊपर हो जाता है और फिर उसको कोल ब्लॉक आवंटित कर दिया जाता है। एएमआर आयरन एंड स्टील सिमिलर प्रोसीजर दिखाया गया है इसके अंदर भी। ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां दिखाई गई कागजों के अंदर, असल में ये खोखली थी और जैसे ही कोल ब्लॉक इनके हाथ में आया तो उन्होंने उनकी वैल्यूएशन बढ़ी। ये कागज सीबीआई के कागज बता रहे हैं कि इन्होंने अपनी वैल्यूएशन जानबूझ के फर्जी तरीके से बढ़ाई और बढ़ाने के बाद उनको फिर विंडफॉल गेन्स इन्होंने जो है वो कंपनियां बेच के विंडफॉल गेन्स कमा लिए। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो अब झूठ की परत दर परत खोलता हुआ एक और दस्तावेज सामने है। आज तक में उसे आप सबके सामने रखा है। सवाल ये कि क्या सरकार भी इस चीज को समझ पाएगी, इस चीज को मानेगी या नहीं।